Hello everyone, I am Shalini and back to with my class 11th quantum numbers video. So ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट होगा क्वांटम नंबर्स का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसे 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। तो फर्स्टली हम जानेंगे कि क्वांटम नंबर्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। तो quantum numbers are the set of numbers used to describe the position and energy of an electron in an atom are called quantum numbers। मतलब एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका पोजीशन और एनर्जी फाइंड करने में हमें क्वांटम नंबर्स मदद करते हैं। तो जैसा कि क्लास 9th और 10th में हम लोग पढ़े हैं कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन को हमेशा पार्टिकल नेचर का माना गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, वो एक सर्टेन ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है। जो हम लोग पढ़े थे KLM ऐसे ऐसे करके ऑर्बिट्स होते हैं, वहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है। लेकिन जो डी ब्रॉगली आए, स्क्रॉडिंजर आए, ये लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है। पार्टिकल तो है लेकिन उसका एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि वो यहीं पर हमेशा मिलेगा। वो एक प्रोबेबिलिटी देता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, वेव नेचर का होता है। ये कहा डी ब्रॉगली ने। और स्क्रॉडिंजर ने एक इक्वेशन दे दिया इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी का, जो कि इस तरह है d² प्लस d² प्लस d² प्लस 8π² m²/h (e−v) 0, जहाँ e−v जो है ये हमारा एनर्जी होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। ये x, y और z हमारा जो है वो 3D स्पेस के बारे में बात कर रहा है, जिसके वजह से x, y और z लिया गया है, क्योंकि क्या हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का होता है, तो ये हमेशा 3D होगा, 2D या 1D तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो स्क्रॉडिंजर ने दिया था कि पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन से पता चलेगा हमें कि इलेक्ट्रॉन किधर मिल सकता है। बस इतना ही सा है स्क्रॉडिंजर्स का इक्वेशन। क्वांटम नंबर्स, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो क्वांटम नंबर्स आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, जो कि हम लोग डिनोट करते हैं N, L, M और S से। क्वांटम नंबर्स हमें हेल्प करते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं N जो है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे प्रिंसिपल में PAL होगा, PLE नहीं होगा, क्योंकि ये हेड ऑफ मतलब आप बोल सकते हैं क्वांटम नंबर्स होता है, इसलिए प्रिंसिपल है। जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वैसे ही हैं। उसके बाद है L अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, फिर है M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर है S स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहला जो हमारा था N था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है याद करने के लिए कि N कभी भी इक्वल टू नहीं होता है ज़ीरो के। N का वैल्यू हमेशा विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। जैसे हम देख सकते हैं N कैन बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। और ये हमारा बताता है कि साइज़ का हमेशा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n। जैसे कि हम लोग किए थे KLMN वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था बचपन में, मतलब 11th में। तो ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यहीं पर n=1, n=2, n=3, तो हमारा जो ऑर्बिट का जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है, जो कि हमारा n का वैल्यू से पता चलता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बाद हम लोग जानेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। एजीमुथल
क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग और बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो जैसा कि हमारा जो n का वैल्यू था वो क्या दे रहा था, शेल का साइज़ बोल सकते हैं, साइज़ बता रहा था कितना बड़ा है, ठीक है। l हमारा क्या बताएगा, l बताएगा सब शेल, मतलब शेल के अंदर का सब शेल। और ये बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, मतलब कि कौन से शेप में इलेक्ट्रॉन जो है हमारा गया होगा, किस शेप में मतलब इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा होगा। तो n का वैल्यू क्या देखे थे हम लोग, n कैन बी 1, n कैन नॉट बी 0, बट n कैन बी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए, तो L जो हो गया, अब सबके लिए जो होता है L का वैल्यू भी हम लोग इसी तरह निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग शेप्स डिस्कस करेंगे। तो L का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 से या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर दैन होगा, और n-1 से छोटा होगा। जैसे कि n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो n यहाँ पे होगा सिर्फ 0, क्योंकि देखिए 0 के बराबर तो हो सकता है, n-1 के इक्वल टू होना चाहिए या तो उससे छोटा होना चाहिए। तो n-1 मतलब 1 - 1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। n इज इक्वल टू 2 में इसी तरह हम लोग क्या देख सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। 2 - 1, 2 - 1 1, तो 1 तक हम लोग लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 में क्या हो जाएगा, 0 1 2, 4 में 0 1 2 3, 5 में 0 1 2 3 4, ठीक है। पता चल गया होगा अब आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो L का वैल्यू होता है उसे हम लोग एक सर्टेन नाम से भी जानते हैं। जैसे नीचे यहाँ बताते हैं, n का वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम लोग बोलते हैं s, सॉरी n नहीं L। L का वैल्यू 1 है तो होगा P, L का वैल्यू 2 तो D, L का वैल्यू 3 तो F, ठीक है। L का वैल्यू 4 तो G। ये अभी तक उतना यूज़ में आता नहीं है, S P D और F ही है जो हमारे यूज़ में आएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या पता चला इससे, यहाँ पे टेबल को एक्सटेंड करते हैं, तो ये हो गया 0 मतलब S और 0 S और 1, सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ S प्रेजेंट है, और इसमें क्या क्या है, S है, P है और D है। सिमिलरली इसमें क्या क्या है, S है, P है, D है, F है, इसमें S P D F, इसमें S P D F और G है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि n अगर 2 है तो हमारा एक ही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है जो कि है s। यहाँ पे 3 था तो S P D आया, 4 है तो S P D F आया, 5 है तो S P D F G आया। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, 0 के आगे यहाँ पे S होगा और यहाँ पे S और P भी है, ठीक है। अब ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा शेप किस तरह से दिखेगा। तो जो S का शेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्फेरिकल शेप का होता है। P का शेप जो होता है वो होता है डम्बल शेप का। D का शेप होता है
डबल डम्बल और F का शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। इसमें 8 फोल्ड शेप होता है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये चारों का शेप किस तरह से होता है SPDF का। तो ये जो टेबल है ये वाला चीज़, ये फिर से मैं इधर बना रही हूँ। n = 1 में L था 0 और इसका जो L का वैल्यू आया 0 से, हम 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग लिखते हैं S। तो ये हो गया S और ये ऑर्बिटल कौन सा है 1, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1s। n = 2 में क्या हो जाएगा 0 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1s, सॉरी 1 नहीं 2 है ना, तो 2 0 के लिए S, फिर 2 1 के लिए P। n का वैल्यू 3 के लिए क्या हो जाएगा L 0 1 2, तो ये क्या है 3 है, 3s अगेन 3, इसके लिए P 3 और 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं D। n = 4 के लिए 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। तो ये जो एक सीरीज़ बनता है हमारा, ये आगे चल के हम लोग अबव प्रिंसिपल में पढ़ेंगे, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। तो ये जो सीरीज़ है वो इसी के थ्रू बना था, जो हमारा 1s 2s 2p 3s 3p 3d इलेक्ट्रॉन का फिलिंग्स के ऊपर है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अबव प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, ये हो गया हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, इसको मैंने पहले भी आपको लिखा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को और हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, कोई भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है h/2 पाई ब्रैकेट में L+1, ये है इसका फॉर्मूला। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, L+1 ये हमारा वैल्यू है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, शॉर्ट में लिखा है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल। तो S सबशेल में L का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, बताया था। L का वैल्यू 0 मतलब S, L का वैल्यू 1 मतलब P, ऐसे करके। तो L का वैल्यू 0 हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, h/2 पाई L+1 का होल रूट। तो L का वैल्यू अगर 0 है तो ये इक्वेशन ही पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।